आज एक धुआंधार पेशकश होनी चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग पर, और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग। और आपने इतना देश की पॉलिटिक्स को हिलाया हुआ है कि शायद आज इस फ्रेम में से भी धुआं निकलने लग जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? आपका मिशन क्या है? मिशन डिस्ट्रॉय मोदी है या डिस्ट्रॉय ऑपोजिशन है? नहीं, मैं तो घर पे बैठा हुआ हूँ। मैं तो जो काम करता था वो भी काम मैंने छोड़ दिया और मैं तो घर पे बैठा हुआ हूँ। मेरी ऐसी कोई ना ऐसी इच्छा है ना मेरी कोई ऐसी कैपेसिटी है। ये तो आप लोग कभी मेरे माध्यम से आप मोदी को डिस्ट्रॉय करा रहे हैं, कभी मेरे माध्यम से आप ऑपोजिशन को डिस्ट्रॉय करा रहे हैं। हमारा कुछ ऐसा नहीं है, हम तो घर पे बैठे हुए हैं, कुछ लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि आगे की जो दिशा है, आगे जो करना चाहते हैं अभी तय नहीं किया है। स्वाभाविक है, इस दौरान लोगों से मिलते हैं। जिन लोगों से मिलेंगे वो ज़्यादातर लोग पॉलिटिशियन ही होते हैं, क्योंकि यही कार्य क्षेत्र रहा है पिछले 10 सालों में। तो लोग अपने हिसाब से, अपने तरीके से उसका एक मतलब या स्पेकुलेशन करते रहते हैं। मेरा ऐसा ना कोई प्रयोजन है, ना मेरी कोई क्षमता है। प्रशांत किशोर जी, आई वॉन्ट टू आस्क यू, आप कहते हैं आप घर पे बैठे हुए हैं। मेघालय में आपने 17 में से 12 एमपी जो हैं, एमएलए जो हैं, वो कांग्रेस के ले लिए। मैंने नहीं लिया। वहां पर कांग्रेस की जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, उन्होंने ये तय किया कि वो तृणमूल के साथ जाना चाहते हैं। पर उन्होंने ये भी कहा कि प्रशांत किशोर से बात करने के बाद उन्होंने माइंड चेंज किया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं तृणमूल नहीं हूँ। उन्होंने मेरे से अक्टूबर के महीने में, अगर मुझे सही याद है, अक्टूबर के महीने में मेरे से उनकी मुलाकात हुई थी। उनकी अपनी समस्या पार्टी को लेकर थी, पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर, कांग्रेस की स्थिति जो मेघालय में है उसको लेकर उन्होंने मेरे से चर्चा की थी। वो ये जानना चाह रहे थे कि आगे उनको क्या करना चाहिए। मैंने अपनी तरीके से उनको 2-4 जो बात मेरी समझ में आई वो मैंने उनको सुझाव उनको दिया। अब उस पर एक्ट करना या नहीं करना ये उनका अपना डिसीजन है। आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको मालूम है इतने बड़े पॉलिटिशियंस, वो 10 साल से वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो किसी के कहने पे इतना बड़ा डिसीजन कोई पॉलिटिशियन लेता नहीं है। तो क्या आप मेघालय में उस समय नहीं थे जब ये फेरबदल हुआ? मैं मेघालय तो गया ही नहीं हूँ। मैं लास्ट जो क्लोजेस्ट टू मेघालय में गुवाहाटी गया हूँ। गुवाहाटी से आगे तो मैं कभी गया ही नहीं हूँ। मेघालय गए हुए मुझे 2-4 साल से ज़्यादा हो गए। मेरी संगमा जी से मुलाकात कलकत्ता में हुई, दिल्ली में मल्टीपल टाइम्स वी हैव मेट, और एक बार मेरे से वो गुवाहाटी में मिले। इसके अलावा मेरी कोई मुलाकात, मैं मेघालय नहीं गया हूँ आज तक। अच्छा, तो आप और उसके लिए मुझे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं अपनी वो आप तो फोन पर पार्टी तोड़ देते हैं, क्लब हाउस की बातचीत में पार्टी तोड़ देते हैं। पार्टी तोड़ने की हमारी क्या ताकत है? कोई आदमी अगर आके सलाह आपसे ले रहा है तो मैं तो अपनी बात बताऊंगा जो मेरी समझ से उनके लिए ठीक है। उस पर एक्ट करना या नहीं करना ये उनकी जिम्मेवारी है, उनकी समझदारी है। मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता हूं। तो प्रशांत किशोर जी, आप कह रहे हैं आप तृणमूल कांग्रेस नहीं हैं। बिल्कुल। लेकिन बंगाल में लोग कहा करते हैं कि यू आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, और उतनी चलती नहीं है तृणमूल कांग्रेस के एमएलए की जितनी आपकी चलती है बंगाल में। और ये अच्छा आपने संन्यास लिया है पॉलिटिक्स से कि आप गोवा में दीदी की रैलीज करते हैं, आप एनसीपी को गोवा में तृणमूल कांग्रेस में समन्वय कर देते हैं, आप मेघालय का पूरा कांग्रेस निकाल कर ले आते हैं। ये अच्छा पॉलिटिक्स छोड़ा आपने। मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक मेरी बंगाल में इंटरफेरेंस की बात है, देखिए जिन राज्यों में भी हम लोग चुनाव में हमारी थोड़ी बहुत भी जो भागीदारी होती है, उसके बाद उन राज्यों में मैं ज़्यादातर जाता ही नहीं हूँ। आप आंध्रा में जाकर पूछ लें, आप पंजाब में जाकर पूछ लें, मैं वहाँ जाता तक नहीं हूँ। यहाँ तक जहाँ तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में भी मैं पिछले 5-6 महीने में मुश्किल से 5 या 6 दिन गया हूँ। तो मैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इतनी पावर, इतना ये सब कहने की बात है। आप किसी ब्यूरोक्रेट को फोन कर लीजिए, किसी मंत्री को फोन कर लीजिए, अगर मैंने किसी से बात करी हो। मेरा ये फर्म बिलीफ है कि सरकार में उन्हीं लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए जो अंडर ओथ हैं। अगर आप अंडर ओथ नहीं हैं, इफ यू आर नॉट अंडर ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू मस्ट नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये मेरा एकदम अपना पक्का यकीन है और मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो आप सिर्फ ममता दीदी के एडवाइजर हैं? मैं ममता दी का एडवाइजर हूँ ऐसा नहीं कह सकता हूँ, सहयोगी हैं। एक बार आप किसी के साथ 2 साल काम कर लेते हैं, वो रिश्ता बना रहता है। जब वो चाहते हैं, अगर उन्होंने बुलाया, तो हम लोग छोटे आदमी, इतने बड़े आदमी है नहीं। मैं आपको पहले भी बताया कि अगर कोई किसी ने बुलाया
प्रधानमंत्री ने बुलाया या राहुल जी ने बुलाया या ममता जी ने बुलाया, तो मेरी क्या औकात है मैं कहूंगा कि मैं नहीं आऊंगा। भगवान ऐसा छोटा आदमी सबको बनाए जो हर ऑपोजिशन पार्टी हो या बीजेपी हो, शुरू किया आपने बीजेपी से 2013 में, उसके बाद ऐसी शायद कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है जहां आपने एडवाइस नहीं किया। वो तृणमूल कांग्रेस हो, जगन रेड्डी हो, डीएमके हो, आम आदमी पार्टी हो, बस एक यूपी के लड़के में कहीं ना कहीं आपका फॉर्मूला फिट गया। चलिए ठीक हो गया, फेल हो गए। जब आप लाइफ में कहीं फेल होते हैं तो उससे आपको सीखने का मौका मिलता है। सो यूपी हैज टॉट मी गुड थिंग्स, दैट इज व्हाई प्रोबेबली वी डिड बेटर इन बंगाल। बंगाल में तो आपने आके कितना मुझे रोस्ट किया कि मैं हारने वाले हैं हम लोग, बुरी तरह बीजेपी एकदम। मैंने तो नहीं कहा था। अरे आपने कहा बीजेपी जीतने वाली है, सबने कहा, लेकिन नहीं आपने कहा था, मैंने तो आपसे पूछा था, आपने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि 2 डिजिट से आगे नहीं बढ़ेगी। आपके इंटरव्यू में बोला था, बिल्कुल सही बात है। आप पहले आदमी हैं जिनको मैंने कहा था कि बीजेपी 100 क्रॉस नहीं करेगी, और उस समय लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई ये कुछ ज्यादा बढ़ के बोल रहे हैं। स्वाभाविक है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन मेरा असेसमेंट 1-1.5 साल बंगाल में रहने के बाद जो था वो मैंने आपसे ऑनेस्टली शेयर किया। भगवान की कृपा है, वैसी बात हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा होशियार हूं और जिनकी बात सही नहीं हुई वो मेरे से कम समझदार लोग हैं। कभी कभी किस्मत भी आपके साथ में होती है और जो आप कहते हैं वो हो जाता है, लेकिन ये गेसिंग वर्क जो है कि इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं अपने 8-10 साल के अनुभव से, ये किसी को नहीं पता होता है। ये रियल में किसी को पता नहीं होता है। यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड गेस। तो मैंने कहा वैसा बंगाल में हो गया, इसलिए मैं कोई बहुत बड़ा इलेक्शन का विद्वान हो गया। दिल्ली में भी कहा था वैसा हो गया, आपने जगन रेड्डी के बारे में कहा था वैसा हो गया। बिल्कुल ठीक है, ये आपका एक पैच है जिसमें कि आप कह रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं समझना चाहिए, और मैं नहीं समझता हूं कि मेरे में ऐसी कोई क्षमता है कि मैं बता सकूं कि इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा। नहीं बता सकता हूं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और मैं वो बताना चाहता भी नहीं हूँ। ये तो चाहते नहीं है, ये अलग बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप बच रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं कि आपका आकलन क्या है, क्योंकि आप नंबर्स पर विश्वास करते हैं। आकलन मेरा क्या होगा? मेरा आकलन ये है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है महत्वपूर्ण तो है ही, इतना बड़ा राज्य है, वहां के चुनाव महत्वपूर्ण होंगे ही होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप जैसे लोग, आप जैसे चैनल वाले जो हैं, अगर वो ये दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो जीतेगा वो 24 जीत जाएगा, वो सही बात नहीं होगी। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि तो 2012 में ये प्रेमाइस वहां से शुरू होता है कि जो जीतेगा वो 24 जीत जाएगा। अब अगर अखिलेश, ये दोनों लिंक नहीं है, ये आप लोग लिंक कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ये फिर आप मोदी जी के बारे में ही कह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जी अगर जीत भी जाते हैं तो 24 वो नहीं जीत सकते, नहीं, क्योंकि वो नेशनल फिगर नहीं है। नहीं, मैं अखिलेश जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर आप मोदी जी की बात, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी चुनाव यूपी चाहे जीते या हारे, उसको आप सीधे 2024 से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। तो 2022 की बात इसलिए नहीं कर सकते हैं कि लोग, शायद थोड़ी मेमोरी लोगों की कम है, 2012 के चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस यूपी में बहुत खराब रहा था। और 2014 में बीजेपी पूरी चुनाव जीत गई। इसलिए इस तरह का जो सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन लोग देते हैं कि भाई यूपी में ये अगर बीजेपी जीत गई इसका मतलब 2024 जीत जाएंगे, या फिर अगर बीजेपी हार जाती है यूपी में तो इसका मतलब कि 2024 भी हारेंगे, ये लिंक्ड नहीं है। मैं इतनी बात कह रहा हूं। इज दिस अ पिच ऑफ प्रशांत किशोर? क्योंकि 2012 में यूपी हार गई थी बीजेपी, लेकिन 12 और 14 के बीच में एक शख्स आए थे, प्रशांत किशोर, जो बीजेपी से फिर आप यही बात देखिए, जैसे आप कहिएगा, जितने ट्रोल हैं वो मुझे गाली देना शुरू करेंगे, भाई हु आर यू टू क्लेम। मैं 100 दफे कह चुका हूं, भाई मोदी जी जहां हैं वो अपनी ताकत की वजह से, उनकी ताकत है या पार्टी की ताकत है, लोगों का सपोर्ट उनको है। प्रशांत किशोर जैसे लोग किसी को जीता हरा थोड़ी सकते हैं, और ये मोदी जी के लिए बात नहीं है, जिन किसी के साथ भी हम लोग काम करते हैं। देखिए, चुनाव नेता और पार्टी जीतती है, हम जैसे लोग ऑन द मार्जिन कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं हर इंटरव्यू में ये बात कहता हूं, लेकिन इंटरव्यू के बाद फिर लोग यही कहेंगे कि अरे भाई इन्होंने, क्योंकि वो इंटरव्यू में आप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहना चाहिए। नहीं, कहना चाहते नहीं, वो सच्चाई है, वो सच्चाई है। जब तक कोई, मतलब मिट्टी के बगैर आप घड़ा नहीं बना सकते हैं, मिट्टी तो चाहिए। नहीं, मिट्टी तो चाहिए, पर मिट्टी को स्टर्डी और अच्छा घड़ा कैसे बनाना है, वो उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी हो ना, चाक हो ना, तो आप क्या घड़ा बना सकते हैं, चाहे आप जितने बड़े कलाकार हो। अगर इंग्रेडिएंट ना हो और आप कितने बड़े भी शेफ हो तो आप अच्छा खाना नहीं बना सकते। तो आप कह रहे हैं कि 2017 में जब यूपी के लड़के हारे तो इंग्रेडिएंट सही नहीं थे? नहीं, इंग्रेडिएंट सही नहीं रहा होगा, और गलती मेरी है, क्योंकि अगर आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया था इंग्रेडिएंट्स।
नहीं, जो कुछ भी गलत हुआ उसकी जिम्मेवारी मेरे पे है, क्योंकि मैंने अगर उनको ओवर एस्टिमेट किया या जो हम लोगों ने प्लान किया उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, उसको मुझे जिम्मेवारी उसकी लेनी चाहिए। मैं ये अब कहूं कि वो कांग्रेस की गलती थी या समाजवादी पार्टी की गलती थी, वो ठीक नहीं होगा। जो सही नहीं हुआ उसकी जिम्मेवारी मेरी है। तो अब गोवा में ममता दीदी और तृणमूल कांग्रेस जीतेंगी? देखिए, गोवा का जो है इसको भी नेशनल मीडिया और अदरवाइज बहुत दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है। जहां तक मैं समझता हूं, तृणमूल ने बंगाल जीतने के बाद आईपैक के साथ एक अरेंजमेंट किया हुआ है कि वो बंगाल के बाहर जहां पर भी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं उसमें वो आईपैक की मदद लेंगे। मैं आईपैक चलाता नहीं हूं और जो थोड़ा बहुत चलाता भी था वो भी छोड़ दिया मैंने बंगाल के बाद। पर आप गोवा से ही आए हैं ना, मुंबई? नहीं, मैं गोवा से आया हूं, वो ठीक बात है, लेकिन वो क्यों है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन ये जो गोवा का एक्सपेरिमेंट है, गोवा इज नॉट अबाउट विनिंग इलेक्शन। वो तृणमूल जहां जहां भी पार्टी का अपना एक्सपेंड करेंगे, वो चाहे त्रिपुरा हो, मेघालय हो, गोवा हो, तो मेरी समझ ये है कि आईपैक और तृणमूल के बीच में ये अरेंजमेंट है कि वो उनकी मदद वहां पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। अब आपने बताया कि मैं गोवा क्यों गया। मैं गोवा इसलिए गया था कि ये जो संस्था है, जो लड़के हैं जिन्होंने इसको बनाया है, चलाया, और तो मेरे साथ 10 साल से जुड़े हुए लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो 5 साल, 8 साल, 10 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनको मैंने एक तरह से कह दिया, भाई अब आप अपने हिसाब से चलाओ, मैं अपने जीवन में कुछ दूसरा करना चाहता हूं। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनको बिल्कुल ही उनकी मदद नहीं करूंगा। अगर उनको एक दिन की कोई जरूरत लगती है कि भाई अगर आप आ जाओगे, जरा ये बता दोगे या इस व्यक्ति से मिल लोगे, तो उतना मैं करता हूं, इसमें कोई हिचक की बात नहीं है। लेकिन अगर आप जाकर आईपैक में पूछेंगे तो चुनावों के बाद, बंगाल चुनाव के बाद, मई में खत्म होने के बाद, मुझे लगता है कि मैं 4 या 5 दिन आईपैक के साथ मैंने बिताए होंगे। बाकी सारा दिन मैं अपने धुन में हूं और मुझे कुछ। प्रशांत किशोर जी, आप बहुत इनोसेंट हैं और बहुत हम्बल हैं। मैं इतनी इनोसेंट नहीं हूं कि आपकी बात मान लूं कि आप 3-4 बार ही मिले हैं और गए हैं, और आपकी रणनीति में कुछ लेना देना नहीं है। मेरी बात मत मानिए, जाकर आप उनसे पूछिए कि क्या प्रशांत किशोर आईपैक के ऑफिस में आते हैं। बिना पेगासस के भी कुछ चीजें पता चल जाती हैं। पेगासस तो आप लोगों को पता होगा कौन चला रहा, नहीं चला रहा। इसलिए मैं कह रही हूँ, People like me are the victims of Pegasus. So Pegasus के बिना भी कुछ चीजें पता चल जाती हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि Pegasus की जरूरत नहीं है। बिना Pegasus के तो आपको पता चलेगा, जिनको पता चलना चाहिए Pegasus के थ्रू उनको भी पता चलता होगा, क्योंकि मैं तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर हूँ। तो मैं आपसे जो पूछना चाह रही हूँ कि देखिए, गोवा में आप कह रहे हैं, एक चीज मैं बता रहा हूँ, बंगाल की जो विक्ट्री है वो टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी जीत है। स्वाभाविक है, जब आप इतनी बड़ी जीत आपको मिलती है तो आपका एक नजरिया होता है कि मैं अपने चीज का और विस्तार करूं। उस दिशा में चूंकि बंगाल में आईपैक उनके साथ काम कर रही थी संस्था के तौर पे, तो उनका एक होता है कि भी जो टीम जीतने वाली टीम होती है उसको लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीतिक सोच है कि विपक्ष का स्पेस लिया जाए या कांग्रेस को कमजोर किया जाए या मोदी जी को हराया जाए, ऐसी बात नहीं है। बंगाल की विक्ट्री इतनी बड़ी विक्ट्री है कि उसके बाद ये एक स्वाभाविक उसका परिणाम है कि जो टीम बंगाल में लड़ रही थी वो जीत कर आई है, वो आगे कुछ और करने का प्रयास करेंगे। अब उसमें कितना जी बिल्कुल, इसमें कोई रणनीति नहीं है कि चुनाव सबसे पहले आ रहे हैं बंगाल के बाद। अब इन 5 स्टेट्स में एक नॉर्थ ईस्ट में है, बाकी पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा, तो आपने इनमें से एक स्टेट चुना है। इसमें कोई रणनीति नहीं, ये तृणमूल ने चुना है। हाँ, और उनके साथ आप काम कर रहे हैं। आप कह चुके हैं कि जहां जहां एक्सपेंशन होगा, आईपैक का उनके साथ अरेंजमेंट है। चलिए, वही सही। इतनी सारी जो आप लाइनें बनाती हैं, ये इनको मैथमेटिकली कहा जाता है इमेजिनरी लाइंस हैं। ये कभी किसी की आंख को नजर नहीं आते ये लाइंस। लेकिन गोवा में आप जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में आपने सफाया कर दिया, एनसीपी को गोवा में मिला दिया तृणमूल के साथ, और अभी हाल ही में शरद पवार जी से मिलकर गई हैं ममता बनर्जी यहाँ मुंबई में, और वहाँ खड़े खड़े शरद पवार जी ने बहुत कुछ कहा और सामना का एडिटोरियल भी आ गया है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपने भी एक ट्वीट किया था कि राहुल गांधी का कोई डिवाइन राइट नहीं है, या कांग्रेस का। मैंने ये ट्वीट किया कि राहुल गांधी का डिवाइन राइट नहीं है। कांग्रेस मींस मैंने राहुल ये गांधी। कहा नहीं, मैंने ये कहा कि ये जो डिबेट चल रही है कि ऑपोजिशन कांग्रेस के साथ होना चाहिए या कांग्रेस के बगैर होना चाहिए, मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि बिल्कुल मेरा मानना है कि बिना कांग्रेस के कोई भी एक सशक्त ऑपोजिशन की संभावना इस देश में बहुत कम है।
लेकिन उस कांग्रेस की लीडरशिप या उस कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है वो किसी एक व्यक्ति का या एक परिवार का या एक ग्रुप का कोई डिवाइन राइट नहीं है। कई और इसको आप दिल्ली के राज्य तृणमूल कांग्रेस इज द एक्चुअल कांग्रेस? नहीं, मैं ऐसा मैं हु एम आई टू, बट डू यू थिंक जो कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसकी आपने बात की, इसको दिल्ली के नजरिए से क्यों देखते हैं? मैं कह रहा हूं कि तमिलनाडु में भी जो कांग्रेस है, जो बंगाल में कांग्रेस है, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है या गुजरात में जो कांग्रेस है, मैं वो सबके लिए बात कह रहा हूं। कांग्रेस बिल्कुल जरूरी है। बिना कांग्रेस के उनको 20% वोट है इस देश में अभी भी। तो उस ऑपोजिशन, यूनाइटेड ऑपोजिशन के लिए या सशक्त ऑपोजिशन, सबसे तो ये बड़ी बात है कि यूनाइटेड ऑपोजिशन डजंट नेसेसरली मीन स्ट्रांग ऑपोजिशन। ये लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि भाई सारे लोगों को इकट्ठा कर दोगे तो बहुत मजबूत विपक्ष हो जाएगा। कम से कम डेटा या जो भी 2019 और उसके पहले भी अगर आप देख लेंगे तो बिहार में 2015 के चुनावों को अगर आप छोड़ दें तो किसी भी चुनाव में सो कॉल्ड यूनाइटेड ऑपोजिशन हैज नॉट बीन सक्सेसफुल अगेंस्ट बीजेपी। ये आपको क्या दिखाता है कि भाई सिर्फ दलों को या नेताओं को इकट्ठा करके आप मजबूत विपक्ष नहीं बना सकते हैं। मजबूत विपक्ष बनाने के लिए आपको चेहरा भी चाहिए, आपको नैरेटिव भी चाहिए, आपको मशीनरी भी चाहिए, जिसमें कि आपको दलों की गठबंधन की जो बात होती है और उसके साथ साथ ग्राउंड पर कैंपेन करने की ताकत और समझ भी होनी चाहिए। ये चारों चीजें अगर आपके पास नहीं है, चार में कम से कम 3 चीज नहीं है, तो सिर्फ दलों को या नेताओं को जोड़कर एक झूठ मूठ का फसाद खड़ा करना कि हमने यूनाइटेड ऑपोजिशन बना लिया, इसका कोई मतलब नहीं है। और आप इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन देख लीजिए, 2015 में पहली बार ये शब्द को कॉइन किया गया महागठबंधन। उससे पहले महागठबंधन को यूज नहीं करता था। 2015 का चुनाव हम लोग कर रहे थे बिहार में, नीतीश जी, लालू जी और कांग्रेस साथ में आकर लड़े चुनाव। उस महागठबंधन के एक्सपेरिमेंट के बाद लोग भूल गए हैं कि कोई भी चुनाव अभी तक इस बीजेपी के खिलाफ सो कॉल्ड महागठबंधन जीत नहीं पाई है। तो मेरा बस इतना कहना है कि भाई आप उस अनुभव से या अपने एक्सपीरियंस से या जो हो रहा है उससे हम लोग को सबक लेनी चाहिए, जो भी अपोजिशन स्पेस में है या कुछ करना चाहते हैं, कि सिर्फ दलों को, नेताओं को इकट्ठा करने से आप नहीं जीत सकते हैं, आपको उससे बढ़कर आगे कुछ करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं एक फेस जरूरी है, एक नैरेटिव जरूरी है। फेस कौन नैरेटिव, मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरी अपनी समझ है कि चुनाव जीतने के लिए आपको, मैं जो कहता हूं 4 M's की जरूरत है। यू नीड ए मैसेंजर विच इज द लीडर, पीपल who can communicate with the masses, who can earn the trust of the masses। तो मैसेंजर जरूरी है। दूसरा मैसेज जो है कि भाई आप कह क्या रहे हैं, जो आप कह रहे हैं लोगों से वो कनेक्ट तो होना चाहिए, लोग उससे कनेक्ट करने चाहिए। तीसरी बात मशीनरी की है, जो पार्टियां हैं ये मशीनरी हैं। और चौथा मैकेनिक्स है, जो आप कैंपेन जिसको आप कहते हैं। ये 4 M आपको चाहिए। नाउ व्हाट कम्स फर्स्ट, पार्टियां तो हैं ही। और 5वां M ममता? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। मतलब ये 4 M तो चाहिए। अगर ममता बनर्जी आती भी है तो सी इज द पार्ट ऑफ दैट फर्स्ट M। इफ दैट इज व्हाट द डिसीजन इज, दैट इज एंड व्हाट आई हैव सेड इन द ट्वीट कि भैया इसको लोकतांत्रिक तरीके से इसको चुन के आने दीजिए। देखिए पूरे दुनिया भर में जहां पर भी लोकतंत्र है वहां पर लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अगर आप एक बार हार गए तो ज्यादातर देश में फिर से आपको चैलेंजर बनने का मौका नहीं मिलता है। कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस में आपको 2 बार मौका मिल सकता है। आप, इसीलिए मैंने कहा कि वो डिवाइन राइट नहीं है। उसको लोगों ने दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा। ये डिवाइन राइट नहीं है कि जब तक मैं नहीं हरा पाऊं मैं ही लड़ता रहूंगा, ऐसा तो संभव नहीं है। अगर आप तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी 2014 में और 2019 में चैलेंजर थे। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं। लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल्स, बिकॉज़ यू आर सेइंग फेसेस एंड मैसेंजर्स आर इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट फेसेस। जिस फॉर्मेशन में आप 14 और 19 लड़े और बुरी तरह हार गए, उस फॉर्मेशन को आपको चेंज करना चाहिए। अगर आप उसको चेंज नहीं करेंगे तो फिर से आपका हश्र वही होगा, मोर और लेस। 2-4-5% वोट ऊपर नीचे हो सकता है, 10-20 सीट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जीतने की कहानी उससे नहीं बनेगी। तो यू नो दैट अ मैसेंजर हैज टू बी चेंज। यू थिंक? मैं ये नहीं कह रहा हूं, आई एम सेइंग ऑल 4 M हैज टू चेंज। First is the messenger, even in your formula. No, first is the messenger. No. I'm not saying. I'm just narrating it in that order. That doesn't necessarily mean कि it has to be in that order. Sometimes narrative brings the messenger. आप मुझे ये बताइए, जुलाई 13 को आप मिले थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल से। नहीं, जुलाई 13 ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। देखिए, मैं पिछले 2 साल से उनसे मेरी बातचीत चल रही है। ऑन रिकॉर्ड मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मेरे 2 साल से प्री कोविड टाइम से मैं कांग्रेस लीडरशिप से मिल रहा हूं। जिस जुलाई 13 की आप बात कर रही हैं वो तो चूंकि उस दिन पहली बार गांधी फैमिली के अलावा कोई 1-2 लीडर बुलाए गए थे उसमें,
और मैं 12 तुगलक लेन राहुल जी के ऑफिस में गया था, तो वहाँ मीडिया वाले पंजाब के लिए खड़े थे, तो ये बात आपको पता चल गई। वरना वो मेरे से 2 साल से बात कर रहे हैं और मैंने इसको बात कर रहे हैं यानी मिल भी रहे हैं। मिल रहे हैं। मेरे से क्या बात करेंगे? मेरे से पॉलिटिक्स की बात करेंगे, वो स्वाभाविक बात है। लेकिन देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप कांग्रेस आपकी बात नहीं मान रही इसलिए आप नाराज हैं कांग्रेस से। ऐसी बात नहीं है भाई। आप जानते हैं, आप तो सीनियर पत्रकार हैं, कोई गांधी के घर पे जाके खुद तो कह नहीं सकता भैया कि आप हमारी बात सुनिए। उन्होंने बुलाया होगा तभी गए थे वहां पे। उन्होंने बुलाया, उनसे मेरी बात हुई और एक बार नहीं कई दफे बात हुई। And I say multiple times, meaning multiple times over last 2 years. So were you joining the Congress? Yes. What was the arrangement? मैं बता रहा हूँ उस पे। मेरी पिछले 2 साल से उनसे बातचीत हो रही है। बंगाल चुनाव के बाद से बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को लिटरली ऑन डेली बेसिस दिस मैटर हैज बीन डिस्कस्ड। एक मेरी समझ से, मेरी जो छोटी मोटी जो भी थोड़ी समझ है, मैंने अपनी समझ से बताया कि ये इस तरीके से कांग्रेस को रिवाइव किया जा सकता है लॉन्ग टर्म। पहली बात, इट वाज नॉट अबाउट इलेक्शंस। जो भी मेरी उनसे डिस्कशन हुई है वो किसी एक इलेक्शन को लेकर नहीं हुई है, वो कांग्रेस के रिवाइवल, लॉन्ग टर्म रिवाइवल प्लान को लेकर हुई है। अब मेरी समझ, आपने मेरे से पूछा, मेरी जो समझ थी मैंने आपको बताया। ये उनका राइट है कि वो उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट कर दें, ये उनका राइट है। मेरा राइट ये है कि भाई अगर आप एक्सेप्ट करें तो उसके बाद मुझे भी तो स्वीकार होना चाहिए, और अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो मेरा राइट है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। इसमें उनको भी गुस्सा नहीं आनी चाहिए और मेरे लिए भी कोई शिकायत की बात नहीं है। आपकी सजेशंस बाकी कांग्रेस लीडर्स की सजेशंस की तरह कोल्ड स्टोरेज में पड़ी रही, उस पर एक्शन नहीं हुआ? मैं ये नहीं कहूंगा। मैं ज्यादातर मुद्दों पर मैं आपको ये बता सकता हूँ ऑफिशियली कि ज्यादातर मुद्दों पर हम लोग की सहमति थी। लेकिन देखिए उसमें क्या है, मेरा जो पास्ट है उसकी वजह से एक देयर इज ए लेवल ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट ऑन बोथ साइड। जिस तरह का पास्ट है, एज इन बीइंग विद मोदी। नहीं देखिए, नॉट ओनली बीइंग विद मोदी। देखिए मैं कोई ट्रेडिशनल कांग्रेसी परिवार से तो आता नहीं हूं। एक जो जनरल लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है लोगों का कि भाई मेरा जो पास्ट है, मैंने कांग्रेस के खिलाफ भी कई जगह काम किया है, तो दे हैव टू टेक, बोथ साइड हैव टू टेक ए लीप ऑफ फेथ टू वर्क टुगेदर। जैसे मेरा यूपी में अनुभव बहुत खराब रहा, इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई क्यों खराब रहा था? क्योंकि कई बातें जो सहमति हुई थी उसको एग्जीक्यूट हम लोग नहीं कर पाए। तो इस बार हम लोग एज इन आप और राहुल गांधी या ज्वाइंट ही है। मैं राहुल गांधी को क्यों कहूं, अगर नहीं कर पाए तो शायद हमारी कमी रही होगी। लेकिन उस 2017 का जो अनुभव रहा है, दैट हैज मेड मी अ लिटिल वेरी ऑफ जस्ट गोइंग एंड साइनिंग अप ब्लाइंडली। तो वो कह रहे हैं, जब वो कह भी रहे हैं कि हम एग्री कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि नहीं, आई वांट टू सी इफ इट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। उसी तरह उनके अपने रीजन है, क्योंकि मेरा अपना 5, 7, 8, 10 साल का So the talks broke down? नहीं, टॉक्स डिड नॉट ब्रेक डाउन और समथिंग। वो इतनी बात हुई कि भाई ठीक है, अगर हम अभी इस पे सहमति नहीं बना पा रहे हैं तो इसको लेट्स। तो जुलाई के बाद कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मेरी मुलाकात होती रहती है। वो कोई, देखिए मुलाकात का कोई लेना देना इनसे, मुलाकात आपकी हो सकती है, उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जितनी बार मिल रहे हैं वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। अब भी मिल रहे हैं? इस संदर्भ में मैं उस पर नहीं आऊंगा। नहीं, आप ये मानकर चलिए कि मुलाकातों का या बातचीत का जो है वो ये कोई ऐसी बात है नहीं जैसे मीडिया दिखाती है कि अच्छा उस दिन मिले, अगले दिन से बातचीत बंद हो गई, कोई झगड़ा हो गया, ऐसी बात नहीं है। मैं अब भी बातचीत है कि नहीं? ऑन रिकॉर्ड में आपको ये चीज बता दे रहा हूं। ऑफ रिकॉर्ड भी बता दीजिए। ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूं कि मेरी और उन लोगों के बीच में ज्यादातर बातों को लेकर सहमति थी और है। 2 या 3 इश्यूज को लेके, टाइमिंग को लेकर या यूपीए के फॉर्मेशंस को लेके या कांग्रेस की लीडरशिप को लेके, कुछ विषय ऐसे थे जिस पर की पूरी सहमति नहीं हो पाई। कांग्रेस की लीडरशिप पे क्या मतलब जो भी उसको लेकर मैं जो बात हुई वो तो आपको यहाँ बताऊंगा नहीं, पर कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर आपने कहा, कैन यू एक्सपैंड ऑन दैट? मैं वो एक्सपैंड कर रहा हूँ कि भाई लीडरशिप अभी से लेके 24 तक मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस की लीडरशिप जो भी हो, ये उन पार्टी का प्रीरोगेटिव है, लेकिन वो अभी से लेके 24 तक एक ही होनी चाहिए। उनका ये मानना है कि भाई वो साल भर के बाद अगर चेंज भी हो जाए तो उसके लिए आपको ओपन रहना चाहिए, जिसपे मैं सहमत नहीं था। इसलिए कि तो आप चाहते थे राहुल गांधी अभी नहीं चोला पहन ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये चाहता था कि कांग्रेस और यहाँ राहुल गांधी ना पहने और सोनिया गांधी रहे। ये वो बात मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसलिए कि ये सही नहीं है। जो बात प्राइवेट में होती है उसको प्राइवेट में ही रहने दे। आपने पूछा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है, बस इतनी बात है कि हमारा अपना प्रोफेशनल, हमारी थिंकिंग ये है कि जो भी कांग्रेस की लीडरशिप हो वो अभी से लेके 24 तक हो, उसको मिडवे चेंज ना किया जाए या उसको डिसरप्ट ना किया जाए या कोई एंट्रीम अरेंजमेंट के साथ नहीं चलिए। कोई एक फर्म डिसीजन, नॉन गांधी, ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये पार्टी का डिसीजन है। मैंने उनको, मेरा सुझाव बस इतना ही है कि भाई आप जो भी लीडरशिप बनाना चाहते हैं उसको बनाइए और 24 तक उसको काम करने दीजिए, उसको मिडवे चेंज मत कीजिए।
वो फ्लेक्सिबिलिटी वो चाहते हैं कि उनके साइड रहे कि अगर वो चाहे तो मैं साल भर के बाद या 2 साल के बाद चुनाव वो चेंज कर So are you still in talks with the Congress? नहीं, मैं ये इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। कोई झगड़ा नहीं है। कोई झगड़ा तो नहीं। फिर आजकल कांग्रेस वाले तो बहुत कुछ कह वो रहे हैं ठीक है, आपको देखिए, कि आप कमर्शियल सपोर्ट देते हैं। देखिए आप देखिए जिसके साथ आप काम कर रहे होते हैं उसका जो विरोधी है वो आपको गाली देगा ही। आज मैं कांग्रेस के साथ काम करने लगूंगा तो उनको मेरे में 100 खूबियां नजर आने लग जाएंगी, 100 खूबियां दिखने लगेंगी। आज मैं उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनके खिलाफ काम कर रहा हूं तो स्वाभाविक है वो टीवी पे आएंगे, गाली देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको भी मालूम है। अगर मैं तो सिंपल बात ये कहना भाई मेरे, ये कैसे होता है? मैं तो कोई एमएलए एमपी कोई बड़ा संगठन करने वाला हूं नहीं। आप मेरी बात का ध्यान ही क्यों दे रहे हैं? आप क्यों गाली दे रहे हैं मेरे को? आप छोड़ दो भाई। आप उन्होंने ठीक कहा कि भाई ये तो कंसल्टेंट है, तो भाई कंसल्टेंट की बात पर रिएक्ट क्यों करते हो? छोड़ दो। मुझे कई बार घबराहट में क्यों है? इतना घबराने की क्या जरूरत है? प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया, ऐसे हजारों लोग ट्वीट कर रहे हैं यार, कौन पूछता है इसको? Maybe you are the favorite man to be trolled. हाँ तो आप ट्रोल करें। Every day लोगों को ढूंढना पड़ता है ट्विटर पे। अरे भैया तो आप अगर मुझे ट्रोल, अब देखिए कांग्रेस के जो भी कम्युनिकेशन के लोग हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनकी स्ट्रेटजी क्या है। वो खुद कह रहे हैं कि भाई वो तो मैं भी नहीं समझ पा रही। ये जो आदमी है ये हम राजनीतिक दल हैं, हम तो इन पे कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करेंगे। और उन्हीं के लोग बैठ के घंटों चैनल पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरे को गाली देने में। अब उससे कोई फर्क नहीं है। टाइम्स नाउ के साथ जो उनका झगड़ा चलता रहता है, वो तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती। जो लोग टीवी पे आ रहे हैं बोलने ना, उनसे जरा आप खुद पूछे कि पिछली बार गांधी जी से कब मिले थे वो? उनको क्या पता है कि बात क्या हो रही है? उनको तो एक ब्रीफ ऊपर से है, वो अपना एक ड्यूटी कर रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो भी इमेजिन्ड ब्रीफ है। अब इमेजिन्ड है कि रियल है ये मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं। उसमें कई ऐसे लोग हैं जो टीवी पे बात करते, गाली देने के बाद निकलते हैं, कहते हैं भाई साहब देखिए बुरा नहीं मानिएगा, मैं तो अच्छा आपको कॉल्स आए हैं स्पोक्सपर्सन के? आते ही है, इसमें आपको भी पता है इससे क्या फर्क पड़ना है। अच्छा तो कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन आपको गाली देते हैं और फिर आपको फोन करते हैं कि चाय पी लीजिए, बुरा मत मानिएगा। ये तो पार्टी का ब्रीफ है और मैं समझता हूं। और ये भी कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस में बात करवा दीजिए, वहां जाना है। सुनने में तो आता है कि आपने कई दिग्गजों से बात करके रखी हुई है और एक ब्लॉक जाने वाला है। मैंने आपको पहले बताया कि मेरे से कोई बात करेगा तो क्या बात करेगा? पिक्चर की बात तो करेगा नहीं, पॉलिटिक्स की बात करेगा स्वाभाविक तौर से। तो लोग बात करते रहते हैं, मेरी जो समझ है उनको मैं बता रहा हूं, या उनकी जो समझ है वो जो उसमें उनको अच्छा लगता है वो स्वीकार करेंगे, जो नहीं अच्छा लगेगा उनको स्वीकार नहीं। देखिए लोगों का कांग्रेस लीडर्स इन टॉक्स विद यू टू स्विच ओवर टू तृणमूल? नो, आई एम टेलिंग यू, लोगों का इसी का आंसर मैं दे रहा हूं कि लोगों का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का जो फिनोमेना है ये किसी व्यक्ति या किसी प्रयास का पे डिपेंडेंट नहीं है। इट इज ए फंक्शन ऑफ कि हाउ डू पीपल सी द फ्यूचर ऑफ दैट पार्टी। अगर आज तृणमूल कांग्रेस से अगर मैं कोशिश करूं कि भाजपा के उत्तर प्रदेश के लोग तृणमूल ज्वाइन कर जाएं, कोई करेगा ज्वाइन? शायद कोई ना करे। लेकिन अगर भाजपा के लोगों को मैं बंगाल में कहूंगा कि भाई आप ज्वाइन कर लो तृणमूल, तो शायद कुछ कर ले। इसलिए कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको तो अपना फ्यूचर दिखता है कि भाई कहां पे फ्यूचर बेहतर है। वो प्रशांत किशोर के कहने पे नहीं आ रहे हैं, उनका तो अपना असेसमेंट है। आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के लीडर्स का फ्यूचर ब्राइट है? उनको ऐसा लगता है। ये अपना आपको कैसा लगता है? मैं आपको बता रहा हूं उनका, मैंने वो बात जो पूरी करना चाह रहा था मैं कि लीडर्स का एक अपना असेसमेंट होता है, जो भी पॉलिटिकल लीडर है, फिर मेरे जैसे लोगों से आके उसको वैलिडेट करा रहा है कि अच्छा मैं आऊं तो यहां पे क्या रहेगा। असेसमेंट उसका है, डिसीजन उसका है। हम तो उसको एक वैलिडेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा या अच्छा नहीं रहेगा। मैंने एक आपको उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेताओं का भविष्य क्या, वो आपको बेहतर पता होगा मेरे से। आप बहुत अच्छे नेता बन चुके हैं। अब मुझे ये बताइए कि जुलाई में आप मिलते हैं पूरे गांधी परिवार से, आपकी जो भी बातचीत होती है, लोग कहते हैं कि आप पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, वहां मैंने ये पीछे एक इंटरव्यू में भी बोला, मैंने ऑलमोस्ट मन बना लिया था ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि सारी बातों पे, जैसा मैंने पहले बताया, सारी बातों पे सहमति थी। और 2 साल के डिस्कशन के बाद जो उसका निचोड़ था कि भाई ये जो बातें, और उन्होंने अपने लीडर्स में, आपने मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा, आप तो खुद ही उसकी हिस्सा है, कि काफी बड़े स्तर पर उन्होंने कंसल्टेशन करके एक अपनी ओर से उन्होंने भी प्रयास किया। और टू बी फेयर टू देम, दे हैव रियली ट्राइड ऑन देयर साइड। लेकिन अब 2-3 मुद्दे ऐसे हो गए जिसकी वजह से हम लोग की सहमति उस समय नहीं बन पाई। तो एक ये तय किया गया कि भाई अभी इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। अभी तो मैं कोई डिसीजन ले नहीं रहा हूं, मुझे ऐसे भी अभी ब्रेक पे ही रहना तो है। आप अमरिंदर सिंह के साथ थे, आपको अंदेशा था कि अमरिंदर और सेंट्रल लीडरशिप? अब देखिए फिर ये बात है, अमरिंदर सिंह के साथ मैं कभी नहीं था।
अमरिंदर सिंह, जब मैं बंगाल का इलेक्शन कर रहा था तब उन्होंने मुझे एक कोई एडवाइजर बना के अपॉइंट कर दिया। मैं ना पंजाब गया, ना मैंने वो कार्यभार कभी ली। मेरा उनको उस समय भी कहना था, 1 या 2 मेरी मीटिंग हुई थी, मैंने उनको उस समय कहा था कि आपको, उन्होंने मेरे से पूछा इस बार क्या लगता है पंजाब में क्या होगा, तो मुझे उस समय उनको जो मैंने बताया था कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपके लिए आसान होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तो किसी से है ही नहीं, कोई सामने विपक्ष ही नहीं है। तो मैंने कहा सर सामने विपक्ष नहीं है, विपक्ष आपके अंदर है, आपकी पार्टी में ही एम्बुश होगा। खैर वो उनका अपना डिसीजन है जो उन्होंने तो आपको पता था, ये अंदेशा था? मोर और लेस ये जो लोग पंजाब की पॉलिटिक्स को समझते हैं उनको ये मोर और लेस इस बात का अंदाजा रहा होगा या होना चाहिए कि धीरे धीरे वो एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी कैप्टन साहब के खिलाफ, और उसको जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया उस पर क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो मेजर इशू विद द मेरिट ऑफ द डिसीजन कि एमएलए, भाई ये तो फैक्ट है कि 77 में 77 एमएलए। और सिद्धू इज अ गुड डिसीजन। मैं इस पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, वो उनका आप ऑलमोस्ट ज्वाइन कर रहे थे पार्टी और आप टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। अगर मैं पार्टी ज्वाइन, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, सेफोलॉजिस्ट, जो भी कह लीजिए थे। देखिए अगर मैं पार्टी ज्वाइन कर लेता तो निश्चित तौर पर उस पर टिप्पणी करता, लेकिन मेरा कांग्रेस से, मतलब कांग्रेस के ब्रॉडर इश्यूज पे मैं बात कर सकता हूँ। वो किसको पीसीसी बनाते हैं, किसको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाते हैं, बट इज इट, सो टेल मी ब्रॉडर इशू, is he going to be beneficial for the Congress in Punjab? Very difficult, only time will say. Wrong decision? No, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, राइट और रॉन्ग नहीं कह सकता हूँ, ये कांग्रेस का। राहुल गांधी जब प्राइस राइज पर रैली करते हैं और अपने कांग्रेस रूल्ड स्टेट में रैली करते हैं, बीजेपी रूल्ड स्टेट में नहीं करते हैं, और वहां हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, ये मैसेज, ये नैरेटिव, ये मैसेंजर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए रैली तो आदमी वही करता है जहां उसकी ताकत होती है, तो वो सोचता है कि भाई रैली वहां करें जहां भीड़ जुटाने में आसानी होगी। उस हिसाब से उन्होंने राजस्थान में किया होगा, तो उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम मैं नहीं देखता हूं। जहां तक ये जो ऑफ लेट ये जो डिबेट चल रहा है, हिंदुइज्म, हिंदुत्व, एंड अभी एक नया वर्ड हिंदूवादी हम लोगों ने सुना, मुझे लग रहा है कि ये अननेसेसरी चीज है, एंड इट्स लाइक गेटिंग इनटू द ट्रैप। आई डोंट नो हु आर एडवाइजिंग देम, बट दिस इज व्हाट बीजेपी वुड लव इट। अगर आप कांग्रेस हैं और आप अपना एक प्राइम स्पीच का एक बड़ा हिस्सा इस पे लगाते हैं कि हिंदू और हिंदूवादी में क्या डिफरेंस है, या हिंदू और हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या फर्क है, तो ये तो बीजेपी को सूट करता है। तो मेरी समझ से, मेरी जो समझ है, ये रॉन्ग स्ट्रेटेजी बाय राहुल। अब मैं रॉन्ग और राइट तो भाई वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, उनको ज्यादा समझदारी है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि ये अननेसेसरी है और इसका कोई फायदा नहीं होगा। ममता बनर्जी जब कहती हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं, ये जब बीजेपी ये कहती है कि ममता मुसलमान हैं, तो वो कह रही है कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं हिंदू हूँ। अच्छा, ये एक बात है। वो जब हिंदू की बात करती है तो वो अलग है, हिंदू की बात, राहुल की बात अलग है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, वो ये कहना कि मैं हिंदू हूँ ये बात है। दूसरी कि भाई हिंदू कौन है और हिंदूवादी कौन है, हिंदू कौन है और हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या फर्क है, इस डिबेट का तो ममता बनर्जी जब हिंदू होने की बात करती हैं तो वो क्या ट्रैप में नहीं पड़ रही? बिल्कुल नहीं पड़ी बंगाल में उल्टा। तो बंगाल इज नॉट इंडिया, और डू यू थिंक बंगाल इज इंडिया? इज बंगाल इंडिया? इज बंगाल न्यू दिल्ली? आप कितने न्यूज के लोगों ने मैंने 2011-12 में सुना कि इंडिया इज नॉट गुजरात। ठीक है, आज वही लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो पता ही था कि मोदी जी ही जीतने वाले हैं पूरे देश में। आज वही लोग इतने कंफर्टेबली आके कहते हैं, तो हम लोग को लगता है यार सब बिल्कुल बेवकूफी हम लोग थे। उस समय यही लोग कह रहे थे कि इंडिया इज नॉट गुजरात। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, ऑफ कोर्स इंडिया इज नॉट वेस्ट बंगाल, इंडिया इज नॉट गुजरात टू। बंगाल में 70% हिंदू रहते हैं, 72%, और वहां पर ममता बनर्जी की टीएमसी की पार्टी को 49% वोट आया है। तो अगर हिंदुओं ने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया तो 49% वोट आया कैसे? पैन इंडिया? पैन इंडिया क्या? पैन इंडिया हिंदू वोट देंगे, स्पेशली राम मंदिर बन गया है अयोध्या का, फिर वही बात है, ये तो, बनारस में ये तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। बीजेपी का प्रोपेगेंडा है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हर हिंदू इस देश में बीजेपी को वोट कर रहा है। अगर हर हिंदू इस देश में बीजेपी को वोट कर रहा होता तब तो बीजेपी को 70-80% वोट आ रहा होता। बीजेपी को देश के स्तर पे 38% वोट आता है। ठीक है, ये मेरा असेसमेंट नहीं है, फैक्ट है। और पूरे देश में 80% हिंदू हैं,
ये आपको मतलब कोई सिंपल चौथे क्लास में पढ़ने वाला मैथ का बच्चा बताएगा कि अगर मैं अनपढ़ हूँ, नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 80% हिंदुओं के आबादी वाले देश में आपको 38% वोट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आधे से भी कम हिंदू आपको वोट कर रहे हैं। तो फॉर एवरी हिंदू दैट इज वोटिंग फॉर बीजेपी देयर इज अ हिंदू विच इज नॉट विलिंग टू वोट फॉर बीजेपी। ये तो मतलब सिंपल बात है, सूरज पूरब में उगता है उस तरह की साफ नहीं, बात इसका एक और भी एक्सप्लेनेशन है कि एक तो सारे लोग वोट भी नहीं करते, तो नहीं, शायद अगर नहीं जो वोट कर रहे हैं उसमें तो प्रोपोर्शन मोर और लेस सेम है। कास्ट में भी तो होता है बहुत कुछ। मैं वही तो कह रहा हूँ, हिंदू एक कोई होमोजेनस ऐसी कैटेगरी नहीं है जैसे लोग बता रहे हैं कि भाई, जैसे आपने बताया अभी कि राम मंदिर बन गया तो सारे हिंदू वोट कर देंगे बीजेपी को, काशी का बन गया तो काशी बन गया, बहुत अच्छा है, बन गया, इससे नुकसान नहीं है। लेकिन वो बन जाने से सारे हिंदू वोट कर देंगे बीजेपी को, ये मानना तो इट्स तो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हैज अ फाइटिंग चांस इन 2024? नो, आई एम नॉट, डिड आई से दैट? Where did I say I'm that? asking. Everyone has a fighting chance in 2024. Including Sharad Pawar? If opposition comes together in a manner and in a form that is strategic, that takes care the realities of the ground into account, it is quite possible to challenge Modi government in 2024. Do you think the government in Maharashtra is now a government of contradictions? I mean, it always was, but now even more so because कांग्रेस और तृणमूल की इस वक्त, चाहे आप एडमिट करें ना करें, इस वक्त ऐसे रिलेशनशिप है। कैसे? और क्रॉस ऐसे करके तो ऐसी वाली ये राजनीतिक दलों में और नेताओं में इस तरह के रिलेशन बनते बिगड़ते रहते हैं। आप बहुत अच्छे से समझते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आप देखिए भाई, उनके साथ काम करता हूँ। नहीं, नीतीश, आप सबसे बड़े, आपने कहा कि यहाँ पे सरकार, तो आपकी सबके साथ लड़ाई क्यों हो जाती है? नीतीश कुमार के साथ लड़ाई, अमरिंदर सिंह के साथ लड़ाई, केजरीवाल ने आपको रिपीट नहीं किया पंजाब में, रिपीट नहीं करना, सुनिए, अखिलेश ने रिपीट नहीं किया। सही बात है। अब देखिए, आप आपने शुरुआत में इंटरव्यू में ये कहा कि सारे लोग मेरे मुरीद हैं, अब आप कह रहे हैं कि सारे लोग से मेरा झगड़ा है, तो आप अपनी बात को पहले क्लियर कर लीजिएगा, आपका असेसमेंट क्या है? क्योंकि आप नेता है ना, आपका पता नहीं चलता, रंग बदलते हैं। असेसमेंट क्या है? अगर सारे लोग मेरे मुरीद हैं तो सारे लोग मेरे से झगड़ा तो कर नहीं सकते। आप कोशिश कर रहे हैं कि सारे आपके मुरीद? नहीं, बिल्कुल नहीं कोशिश कर रहे हैं, हम तो खाली बैठे हुए बाहर। अगर कोशिश कर रहे होते तो जो कर रहे थे काम छोड़ते क्यों? ऑफिशियली छोड़ दिया कि भाई नहीं करना है काम। क्योंकि अब आपको उससे बड़ा कुछ रोल चाहिए जिसकी आप कांग्रेस से बातचीत कर रहे थे। रोल देखिए, किसी के चाहने से या मांगने से उसको कुछ मिलता नहीं है। अगर मेरे में क्षमता होगी, अगर आप छीन लेंगे। नहीं, छीनने की बात नहीं हो, आपको मिल जाएगी। आप जहां पर बैठे हुए हैं, आप कोई आकर मांगेगा टाइम्स नाउ से कि भाई नाविका जी को हटाकर मुझे बैठा दीजिए, वो बैठा देंगे? या आपको भी मांगने से तो मिला नहीं, आपने यू हैव अर्नड इट बाय योर ओन हार्ड वर्क, योर ओन कैपेबिलिटी। तो ये कहना कि भाई नाविका जी आए ये मांग के इनको टाइम्स नाउ में दिए, तो गलत बात है। मांगने की बात नहीं है। अगर मेरे में क्षमता होगी, मेरी उपयोगिता होगी, तो मुझे जहां जाना होगा, मेरी अपनी जर्नी है, उसमें क्या फर्क पड़ना है। मैं ये बता रहा था कि आपने कहा कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रडिक्शन की, तो भाई जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार चल रही थी, तो नहीं चली ना, वो भी कॉन्ट्रडिक्शन की सरकार थी। अभी जो बिहार में नीतीश जी के साथ चला रहे हैं, वो भी कॉन्ट्रडिक्शन की सरकार। पर अब नीतीश वहाँ छोटे हो गए, बीजेपी बड़ी हो गई। फिर वही बात है, कोई छोटा बड़ा होता रहेगा, लेकिन सरकार तो कॉन्ट्रडिक्शन की है ना। हाँ। तो ये राजनीतिक की सच्चाई है, वो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन के साथ आपको रहना पड़ता है। और इस पूरे जो इक्वेशन जो ऑपोजिशन पार्टीज का बन रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है। रोज आप लोग बनाते हैं, रोज उसको बिगाड़ते हैं आप। तो ममता बनर्जी ऐसे ही आ जाती हैं महाराष्ट्र बिना आपके आकलन के। आप एक्सपेंशन में उनको मदद कर रहे हैं। मैं ममता बनर्जी जी के साथ आया था यहाँ पे? नहीं, वो खुद आई थी। उनको शरद पवार से मिलना है, उसके लिए मुझे क्या जरूरत है, मेरे आकलन क्या जरूरत है? ममता बनर्जी और शरद पवार मिलते रहे। आप 3-4 महीने पहले जब शरद पवार को मिले थे, कोई बातचीत नहीं हुई थी? मेरा देखिए, मेरा पवार साहब से मिलना वो एक अलग घटना है, और ममता बनर्जी का पवार साहब से मिलना वो अलग घटना है। ममता बनर्जी तो पवार साहब के साथ मिलते रहे, बहुत बार मिलते रहे होंगे। इसमें नई बात क्या है? इसमें ऐसी नई बात क्या है? उन्होंने बाहर निकल के ऐसी आपने कहा ऑपोजिशन को एक 4Ms में एक मैसेंजर चाहिए। आप मैसेंजर भी अल्टीमेटली आपको मैसेंजर भी होना चाहिए। तो मैसेंजर में आप कौन से प्लेयर्स देखते हैं? वो मैसेंजर का और इस देश में पर्सनालिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है कि लोग बहुत अल्टीमेटली एक इंसान पे फॉलो होते हैं। अल्टीमेटली इट हेल्प्स इफ यू हैव ए फेस। ओके, सो हु डू यू थिंक? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पहले फेस तय हो तब बाकी 3 पे काम हो।
बाकी 3 पे काम होने के बाद भी आप नैरेटिव देश में बना सकते हैं। आप प्रशांत किशोर जी, ये नेताओं की बात मुझे समझ में नहीं आती। आप समझना चाहते नहीं है। सिंपल चीज को आप कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। अगर आप जो कह रहे हो मैं कह दूं तो फिर फेस क्योंकि आप ये चलाना चाहते हैं कि फेस की जरूरत नहीं तो फिर तो कांग्रेस की लीडरशिप में चल ही रहा था सब कुछ अच्छा। फिर आप ममता बनर्जी को क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं? किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये तो टीवी चैनल्स को सूट करता है कि आप मेरे मुंह से कहलवा दीजिए। टीवी चैनल्स तो हर जगह मुजरिम होते हैं भाई। आपको ये सूट कर रहा है कि मैं कह दूं कि भाई मोदी जी के सामने कोई चेहरा नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूं आप कह दो कि ममता जी हैं, राहुल नहीं है। वो छोड़िए, पर जो भी कहें सीधा कहें, साफ कहें। कहने की जरूरत नहीं है ना। अगर मान लीजिए हम लोग ये डिबेट, आज ये चर्चा जो है वो 1973 में कर रहे होते तो क्या हम बता सकते थे कि जेपी चेहरा बनेंगे? नहीं सर, 73 छोड़ दीजिए, 2021 में कैसे छोड़ दें? 2021 में अच्छा, ये आज का दर्शक है वो जानना चाहता है यहाँ मोदी है, यहाँ वो जान जाएगा। हाँ बिल्कुल, 24 से पहले, 24 से केपेबल कौन है? अच्छा, 1 मिनट बता रहा हूं मैं। आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर देना पड़ेगा। 24 से पहले वो बिल्कुल फेस होना चाहिए कि जनता को पता होना चाहिए कि अगर एक साइड से मोदी है तो दूसरी साइड से कौन है। इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो ये कहता है कि बिना फेस के चुनाव के बाद तय करेंगे। लेकिन उस चार जो लिवर्स हैं, वो पहला लिवर फेस हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपने नैरेटिव बना लिया, अगर आपकी पॉलिटिकल फॉर्मेशन बन गई, अगर आपने कैंपेन कर लिया, तो इन तीनों से कोई एक फेस आगे निकल कर आ सकता है। 2019 में भी कर लिया था ना। कर लिया था तो उसका मतलब क्या? कर लिया तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं, किसने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन कर लिया? किसने कहा कि नैरेटिव बना पाए? नैरेटिव नहीं बना पाए। अच्छा, तो अब आपको पैन इंडिया आपको नैरेटिव चाहिए। नैरेटिव चाहिए क्योंकि देखिए बीजेपी के पास करेगा कि प्रशांत किशोर? वो आईपैक और प्रशांत किशोर की क्या ताकत है? देखिए अभी बीजेपी के पास जो 3 बड़े लिवर्स हैं इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव, वो एक उनका हिंदू मुस्लिम रिलीजियस जो भी है, एक आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं, मैं आ रहा हूं उस पे। 3 है भाई, मैं 3 बोला, आप खुद ही बोले डेवलपमेंट नहीं भाई। पहला उनका लिवर एक है ये रिलीजन वाला, जो आइडियोलॉजिकल आप कह सकते हैं। दूसरा लिवर उन्होंने एक हाइपर नेशनलिज्म का बना रखा है। जो भाई बीजेपी को अटैक करे, जो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोले, वो एंटी नेशनल है। कितने दिन आप प्रोग्राम करती हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं बीजेपी को कि आपने उसको एंटी नेशनल नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? मैं उनको सपोर्ट करूं जो कहते हैं कि हमारे 4 जवान मरे हैं लेकिन पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, मैं उनको सपोर्ट करूं? आप कहाँ हैं इस पे? मैं आ रहा हूं उस पे। मैं पहले आपको ये बता दूं कि बीजेपी की नैरेटिव के जो 3 महत्वपूर्ण कड़ी हैं, एक जो उनका आइडियोलॉजिकल प्लैंक है, दूसरा उन्होंने चालाकी से या समझदारी से या बहुत मेहनत करके ये जोड़ लिया है नेशनलिज्म का प्लैंक, और तीसरा जो उनका हाउस होल्ड और इंडिविजुअल लेवल का वेलफेयरिज्म है। ये तीनों बहुत पुट टुगेदर, इट्स अ वेरी फॉर्मेटिव नैरेटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव। इसका काउंटर करने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको परेशानी आने वाली है। दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। जैसे तो ऑप्शंस क्या है काउंटर नैरेटिव के? अब वो तो जो बैठ के तय करेंगे, जो लोग काउंटर नैरेटिव बनाएंगे, उनको ये तीनों फैक्टर देखना पड़ेगा कि आपको रिलीजियस पोलराइजेशन एक सीमा से ज्यादा न हो, ये हाइपर नेशनलिज्म या नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल प्राइड, व्हाटएवर वर्ड यू वांट टू यूज इट, इसका एक काउंटर ऑफरिंग आपके साइड, ऑपोजिशन की साइड से होना चाहिए। और तीसरी बात, जो भी वेलफेयरिज्म मोदी जी या मोदी जी की सरकार कर रही है, उसका बेहतर ऑफर, उससे बेहतर ऑफर आपको वो तो दिया था राहुल गांधी जी ने, उन्होंने दिया था 6000 का न्याय की एक बात उन्होंने करी थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो बात नीचे तक उतर पाई या जनता के समझ में आई। और ये मेरा आकलन नहीं है, अगर जनता ने उस पर वोट नहीं किया तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक है। अगर जनता को वो बात समझ में नहीं आई और उनको जनधन अकाउंट ज्यादा कारगर दिख रहा है, या 2000 जो किसानों को ट्रांसफर हो रहा है वो उनको ज्यादा कारगर दिख रहा है, बजाय इसके कि 6000 रुपए जो यूनिवर्सल इनकम की बात कही गई थी, तो इसका मतलब है कि जो 6000 का जिन लोगों ने भी प्रपोज किया था उसको दे हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड री लुक एट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन तीनों का काउंटर ऑफर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई नैरेटिव की बात। अब आते हैं फेसेस की बात। अब फिर ऑप्शंस क्या? मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं उनमें से निकल सकता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं हैं वो फेस बन के आ सकते हैं। अन्ना हजारे फेस बनकर आगे। इस वक्त तो मुझे एक ही आदमी लग रहा है जो पॉलिटिक्स में नहीं है और जो आ सकता है। अच्छा, वो कौन है? प्रशांत किशोर। मैं तो अभी आपने इतने देर से तो आप मुझे पॉलिटिशियन कह रहे हैं। नहीं, अब तक तो आप एडवाइजर थे। अब तक तो आप एडवाइजर थे। फिर आप पाला बदल दिए। नहीं, अब तो आप एडवाइजर थे, बिजनेसमैन थे, फिर बिजनेस कर रहे थे पॉलिटिक्स का। फिर पाला बदल लिया आपने।
अब मैं पाला बदलूंगी, मैंने अरे कहा तो थोड़ी हो, जबरदस्ती की मैं बात है जैसी स्टोरी होगी वैसा स्टैंड तो होगा। जबरदस्ती चला रहे हो कुछ हाँ। भी। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो फेस है ये जरूरी नहीं है कि वो एस्टेब्लिश लीडर ही कोई हो, वो कोई बाहर का आदमी भी हो सकता है, जिस पर भी सारी पार्टियों का जिसके नाम पर भी सबकी सहमति हो जाए, जिसकी एबिलिटी हो कि ये नैरेटिव नया बना सके, और जिसकी एबिलिटी हो कि इस नैरेटिव और पार्टियों को साथ में ले जाकर ग्राउंड पर एक इफेक्टिव कैंपेन खड़ा कर सके, वही चेहरा होगा। वो ममता जी भी हो सकती है, राहुल जी भी हो सकते हैं, कोई उद्धव जी भी हो सकते हैं, शरद जी भी हो सकते, कोई भी हो सकता है। वो मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है नहीं। वी हैव टू ट्रस्ट द विजडम ऑफ पीपल। जो जैसे मोदी जी को भी जनता ने या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही ऊपर बनाया कि भाई इनका ही चेहरा होना चाहिए। ऐसा तो पहले अगर आप मेरे से 2011-12 वहाँ एक पार्टी थी, यहाँ कई हैं। हाँ वो ठीक है, वो चैलेंज एडिशनल चैलेंज है, वो एडिशनल चैलेंज है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। मैं करोड़पति तो बनवा नहीं सकती, लेकिन एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करना चाह रही हूँ। तो करोड़पति का मतलब क्या? अच्छा वो कौन बनेगा, वो कौन बनेगा? 4 ऑप्शंस दूंगी आपको। अच्छा बताइए। तो ये लेकिन आप ऑप्शन अगर आपने पहले से मिस किया हुआ है तो मैं उसमें आई विल स्किप। अभी पहले ही हार मान लेते हैं आप। ठीक है, पहले ही मान लो मैंने हार मान ली लेकिन वो मुझे पता रैंक द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर कैलिबर एज अ पॉलिटिशियन। नहीं, ये इस तरह का काम नहीं। बेटर पॉलिटिशियन कौन है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। मैं भाई बेटर नेता कौन है? बेटर नेता कौन है वो जनता के पॉपुलर वोट में दिख रहा है। आपको मेरे नैरेटिव की रैंकिंग क्या जरूरत है? चलिए, नरेंद्र मोदी। इफ गिवन अ चांस, गिवन अ चांस, हु वुड यू वांट टू वर्क विद अगेन? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अमरिंदर सिंह। आई डोंट माइंड वर्किंग विद नीतीश कुमार अगेन? यस, व्हाई नॉट? बातचीत होती है? नहीं, बातचीत तो मेरी होती रहती है। आपने रैपिड फायर पूछा तो मैं हु वुड यू नेवर वांट टू वर्क विद अगेन? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह तो है ही नहीं, अब तो उन्हीं को टिक कर लो। बेचारे बेचारे चले गए। नहीं मतलब कि अब चले गए तब उनको तो क्या उनकी अपनी पार्टी भी है, पंजाब लोक कांग्रेस, ठीक है, उनके साथ नहीं करेंगे काम। ओके। If you are offered the following positions, which one will you choose? Chief Minister of any state that you like, Cabinet Minister, head of a government think tank, well-settled life in a foreign country in an island, none of the above. None of the above. आपने बोला है कि जो ऑप्शन उसमें से पिक कर रहा है, मैंने पिक कर लिया। You have to comment if this is possible or not possible. Rahul Gandhi can become the Prime Minister of India. He can, possible. Congress party can function without a Gandhi family leader. Absolutely. Can? They can, yes. In 2050, now again 70. you are adding, I'm saying anytime. पूछ रही हूँ, समझना चाहती हूँ। Congress, your question is whether Congress party can work without them or not. Yes, they can. Will they allow? No, that's not the question. Okay, so I'm asking you, will the Gandhi family allow the Congress party to function without a Gandhi family leader? I think they will. Why not? If Congress leaders comes together and they want it to इतने be ifs that and way. buts से तो कोई भी नहीं होता कुछ। नहीं तो अब what do you mean by they will allow? वो मतलब कोई उनकी रिट तो है नहीं। देखिए, रेट नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये लोगों का एक जो मेरा अपना जो कांग्रेस को लेकर नजरिया एक इस विषय पे, अनलाइक मेनी अदर पार्टीज, कांग्रेस इज नॉट ओन्ड बाय गांधीज, दे आर कस्टोडियंस ऑफ गांधी कांग्रेस। Unlike TMC, unlike JDU, unlike NCP, Gandhis have not founded Congress. Congress belongs to the nation. So to say that मतलब वो कोई कांग्रेस गांधी की पार्टी है ऐसा जरूरी नहीं, ये मानना बिल्कुल गलत है। They are the custodians, they are the leaders, and that is how it should be taken. Okay, I think the advice is out there for free for the Congress to take. No, I'm not giving any advice. I'm giving you my assessment. Yeah, your assessment. And I've said the same. लोग पैसे देके आपकी असेसमेंट और एडवाइस लेते हैं, हम फ्री में दिलवा रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग पर। बीजेपी, इज इट पॉसिबल और नॉट? बीजेपी विनिंग 2022 उत्तर प्रदेश इलेक्शन विद अ हायर मार्जिन देन 2017? Possible. पॉसिबल? Yes. ओके। Now you don't. बहुत कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही। आपको एक चूज करना है। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं आपके आंसर में से निकाल के इसका हेडलाइन बनाऊंगी और उसको चलाऊंगी। आप मेरा भी काम करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट आई कैन नॉट अफोर्ड आईपैक। यू आर सेइंग पॉसिबल और इम्पॉसिबल, ऐसे ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। नहीं, अगर आप हेडलाइन खुद बनाना चाहें मेरे इंटरव्यू का तो यू आर मोस्ट वेलकम, लाइक आई सेड, बट आई कांट अफोर्ड टू पे आईपैक रेट्स।
You have to choose one of each of these options. Rahul or Priyanka Gandhi Vadra? For Generally, what? as decision makers, as No, whatever but line. as Rahul or Priyanka Gandhi Vadra, who do you like better? it's my liking. I like both. Ah, I like you have both. to choose one. No, I can't choose one. You I have like to choose both. one. I like both. No, it's not. Who am I? It's to- not vanilla ice cream with No, chocolate but sauce. you cannot. It is. No, I'm saying I like both. You have to choose one, no? I can't. And you have been following the rules of the game Yes, so far. I have followed the rule. Rahul or Priyanka Gandhi? But unless you say for what, if you tell me for this Okay, role, to lead the Congress party. I think Congress has decided that Rahul Gandhi is going to lead the आपको Congress. क्या? आपके Who am I to say this? भाई, we can have preferences whether somebody is asking us or not. I can have a preference that red is better than आप green. रैपिड फायर कर रहे हैं with तो पर आप एक अगर आप उसको फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा कन्वीनियंस क्या है मैंने सर? आपको I will not edit anything in this नहीं, interview. मैंने- That is an मैंने undertaking. आपको बता दिया। Rahul or Priyanka Gandhi as a leader both of are fine for me. Who am I to decide? अभी तक आपका कांग्रेस का मोह टूटा नहीं है, आप वेट कर रहे हैं ज्वाइन करने की. एनीवे आपका योगी आदित्यनाथ और अमित शाह. For what again? If you say UP Chief Minister, of course it is BJP's choice is Yogi Adityanath. In terms of Chanakya, I don't know. I don't see people as Chanakyas and अच्छा Chandragupta. वो आपने अपने लिए रखा. नहीं, मैं किसी के लिए मैं मेरे लिए भी क्यों क्या? मेरी तो इतने बड़े लोग हैं उनके लिए. नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल. भाई नीतीश जी के साथ मैं बहुत लंबे समय तक रहा हूं, तो एनी डे आई विल चूज नीतीश कुमार इज सिंपली बिकॉज आई हैव PK as a politician or PK as a strategist? मैं आई हैव बीन अ फेल्ड पॉलिटिशियन, तो यू विल You're better off with a career as a strategist? नहीं, बट आई वांट टू ट्राई व्हाट वेयर आई फेल्ड. दैट्स माय नेचर. Okay, so which party? BJP, Trinamool, Congress, But what TRS, what make you think that it has to be an existing NCP. party? I can make another party. What make you think that it has to be some existing party only? अच्छा तो पार्टी कब तक? अब ये मुझे पता 2024 के कितने पहले? देखिए, I told you that I am a failed politician. So given the option, what I would like to do, I would like to work in the area where I have failed. As and when I decide and I know that I know how to go about it, I will let you know. And that will Again, frankly speaking, that we'll will continue till that will time. call for another frankly Yes. speaking. It's been a pleasure speaking here. with you, Prashant Kishore. Thank you very much for sparing Thank you. time. And hope to pleasure. see you soon when you launch your party or make up your mind. Sure. Or make up your mind about who will be the next challenger to Modi. Thank you very much. Thank you.